नमस्कार। क्लास 9 सोशल साइंस न्यू सिलेबस चैप्टर 2 इसका नेक्स्ट पार्ट हम अध्ययन करते हैं। वर्क ऑफ रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। रिवर के कार्य, रिवर अपरदनकारी तत्व और डिपोजिशन यानी निक्षेपण के कारक के रूप में कैसे भूमिका निभाती है। इन व्यू ऑफ द चेंज इन द वाटर सप्लाई एंड स्लोप ऑफ लैंड along a path of river, the river course is usually divided into 3 stages. यदि हम नदी के ओरिजिन से लेकर और यानी जिसको हम उसका उद्गम बोलते हैं वहाँ से लेकर और रिवर जहाँ तक बहती जाती है और वो लास्ट में किसी ओशन या सी में अपने वाटर को छोड़ देती है जहाँ पर उसका माउथ होता है, वहाँ तक उस पूरे कोर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अपर कोर्स जो माउंटेन स्टेज कहलाती है, सेकेंड वन इज मिडल कोर्स जो प्लेन एरिया में होता है, और थर्ड वन इज लोअर कोर्स जो डेल्टा के आसपास का एरिया होता है। तो अपर जो कोर्स है उसमें जो रिवर है वो कौन सी एक्टिविटीज़ करती है या वो किस प्रकार का इरोजन करती है, इसका हम अध्ययन करते हैं। जो माउंटेन रीजन होते हैं वहाँ पर लैंड का जो स्लोप है वो वेरी स्टीप होता है, खड़ा ढलान होता है, और वाटर ऑफ द रिवर रस डाउन विद ए ग्रेट स्पीड, जिसके कारण से नदी का पानी तेज़ी से नीचे की ओर आता है। कॉन्सिक्वेंटली द रिवर नॉट ओनली इरोड इट्स साइड एंड बेड बट आल्सो कैरीज स्टोन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स विद इट। इस एरिया में क्या होता है कि नदी केवल अपने किनारों को ही नहीं काटती है और अपने जो तलहटी है यानी बेड है उसको ही नहीं काटती, बल्कि अपने साथ बहुत बड़े बड़े कंकर पत्थरों को नीचे लुढ़का कर ले जाती है। इन दिस वे द रिवर इज बीची, और यहाँ पर अपर कोर्स में नदी काफ़ी व्यस्त रहती है, किस में, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी अपरदन भी करेगी और डिपोजिशन भी करती है। बाई इरोडिंग इट्स साइड एंड बेड इट डेवलप गॉर्स, वी शेप वैली, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। यहाँ पर नदी क्या क्या निर्माण करती है? नंबर 1 वी शेप वैली करेगी। दूसरा वी शेप वैली जो है जब काफ़ी गहरी हो जाएगी तो उसको हम गॉर्ज बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं पर नदी जो है वो वाटरफॉल का निर्माण करती है, यानी रॉक्स से पानी नीचे की ओर गिरता है और पानी जो है यहाँ पर वाटरफॉल बनाता है। कहीं कहीं पर रिवर जो है वो रैपिड्स, यानी जैसे सीढ़ी के ऊपर से पानी आता हो तो ऐसे उसका रैपिड्स का निर्माण भी करती है। इसी प्रकार से व्हेन द रिवर फ्लो थ्रू एन एरिया मेड अप द हार्ड रॉक इट मेक ए नैरो वैली विद स्टीप वॉल सच एज नैरो वैली इज कॉल्ड गॉर्ज। जब वो नदी किसी ऐसे स्थान से गुजरती जहाँ पर दोनों तरफ रॉक्स जो है काफ़ी हार्ड होती हैं तो उसके कारण से जो बैड हिस्सा है यानी तलहटी है वो इरोड होती चली जाती है, और जो वी शेप वैली वो काफ़ी गहरी हो जाती है जिसको हम गॉर्ज कहते हैं। हिंदी में भी इसको गॉर्ज ही बोलेंगे, ठीक है। समटाइम ए रिवर फ्लो थ्रू एन एरिया ऑफ द सॉफ्ट रॉक एंड हैवी रेनफॉल। कुछ कभी कभी नदी ऐसे एरिया से भी बहेगी जहाँ पर मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है और बारिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इन सच केस द साइड ऑफ द रिवर आर ईजीली इरोड, उसके कारण से किनारे जल्दी कट जाएंगे। देयर बाई मेकिंग द सफिशियंटली वाइडनेस ऑफ द वैली, इसके कारण से वैली काफ़ी चौड़ी हो जाती है जिसको हम कहेंगे वी शेप वैली। जैसे इंग्लिश भाषा में वी जो वर्ण होता है उसकी तरह से ये वी वर्ड की तरह हो जाएगी। दी सर्टेन प्लेस ऑफ रिवर मेक वाटरफॉल इन द मॉडर्न टाइम आर हार्डनेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और किसी किसी स्थान पर वाटरफॉल बन जाता है नेचुरली तो हम उस पानी के अंदर वहाँ पर आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उस पानी को हम स्टोर कर लेते हैं या वहाँ पर टरबाइन लगाकर पानी को एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस पानी की पावर को, एनर्जी को। If water is sudden descent of water over a big vertical steep formed a river bed,
और जैसे ही पानी जो है वर्टिकली नीचे की ओर आता है तो वो काफ़ी एक चौड़ा रिवर बेड बना देता है, लाइकली नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका, विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका। अमेरिका और कनाडा के बीच में नॉर्थ अमेरिका में एक काफ़ी फेमस फॉल है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। इसी प्रकार से अफ्रीका में एक फेमस वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल। ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया फॉल रखा गया है। वेल एज नॉन ये काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड में। इसी प्रकार से दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, 980 मीटर ऊंचा है ये। इसके ऊपर से जिमी एंजल ने पहली बार हवाई जहाज़ उड़ाया था और उसने ही इस वाटरफॉल को पहली बार दुनिया के सामने देखा जहाज़ से, तो उसके नाम पर ही इसका नाम एंजल वाटरफॉल रखा गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। समटाइम द बेड ऑफ द रिवर इज बोथ स्लोपिंग एंड रॉक्स विद मैनी अप एंड डाउन कर्व्स। किसी किसी एरिया में जो रॉक्स होती हैं वो अप एंड डाउन वाली होती हैं, जिसके कारण से पानी जो है वो सीढ़ियों की तरह से नीचे की ओर मूव करता है, जिसके कारण से पानी में जंप होता है, फॉल होता है। इस कारण से रैपिड्स का निर्माण बनता है। इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षरीपिकाएँ। ठीक है, तो ये बनती हैं। द करंट ऑफ द रिवर वाटर कैन नॉट इजीली कट डाउन द हार्ड वैली बॉटम और अदरवाइज रैपिड वुड हैव बीन कन्वर्ट इनटू ए वाटरफॉल। यदि जो क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्थान पर हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स हैं, तो हार्ड रॉक खड़ी रह जाएंगी, सॉफ्ट जो रॉक्स हैं वो कट जाएंगी, उसके कारण से ऐसे रैपिड्स का निर्माण होगा। कभी कभी जो है सॉफ्ट रॉक्स काफ़ी कट जाती हैं और हार्ड रॉक खड़ी रहती हैं, जिसके कारण से वाटरफॉल का निर्माण होता है, यानी पानी सीधा नीचे की ओर गिरता है। इन द वाटरफॉल टॉप इज रॉकी बट वाटर लेयर आर सॉफ्ट, अंडर लेयर आर सॉफ्ट विच द रिवर कैन इजीली कट। इसमें क्या होता है कि अपर लेयर हार्ड होती है, नीचे की लेयर मान लीजिए कि वो हॉरिजेंटली लेयर्स हैं मिट्टी की, और सबसे अपर लेयर जो है वो काफ़ी हार्ड है, तो पानी उस लेयर को नहीं काट पाता, जबकि नीचे की लेयर जो है कटती चली जाती हैं और उसके कारण से पानी नीचे की ओर गिरता है। बोथ टॉप एंड द वैली बॉटम आर रॉकी, so the rapid cannot gain height and depth. There is no one deep fall as in case of waterfall. The water is rapid jump over the and fall down continuous. तो यदि रॉक्स कहीं कहीं पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हार्ड एंड रॉक्स जो जेंटल रॉक्स हैं वो इस प्रकार से वहाँ पर हैं कि वो वर्टिकली हैं, तो थोड़ी बहुत जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो कट जाती हैं, हार्ड रॉक खड़ी रहती हैं, जिसके कारण से पानी जो है वो इस प्रकार जैसे स्टेयर्स पे पानी आता हो तो ऐसे बन जाते हैं, जिनको हम रैपिड्स या हिंदी भाषा में अक्षरीपिकाएँ बोलेंगे। रैपिड्स और एक सीरीज बन जाती है रैपिड्स की, बिग एंड स्मॉल की, तो उसको हम कैस्केडर्स कहते हैं। Naturally it is the stage of river is not all useful in the navigation purpose। यहाँ पर नेविगेशन नहीं हो सकता क्योंकि पानी जो वो अप एंड डाउन होता हुआ मूव करेगा। The main work of river during the upper stage is nothing but erosion and transportation is very important। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी जो लैंड फॉरम्स हैं वो आते हैं, जिनको यहाँ पर आपके लिए डिटेल में नहीं दिया गया है। मेनली आपको वी शेप वैली, इसके साथ साथ वाटरफॉल, रैपिड्स, गॉर्ज, ये यहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, डीपली अध्ययन करना है तो +1 क्लास में ये टॉपिक आते हैं, तो वहाँ पर आप इसको +1 ज्योग्राफी में ज़्यादा डीपली अध्ययन कर पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपर जो स्टेज होती है रिवर की, उसमें इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक्टिविटी रिवर में एक साथ चलती हैं। देन बात आती है मिडल कोर्स। मिडल कोर्स का मतलब होता है जब रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे आकर और आगे मैदानी एरिया में मूव करती है, तो यहाँ पर कौन से लैंड फॉरम्स बनेंगे। तो इन द स्टेज ऑफ द स्लोप इज़ नॉट स्टीप इट बिकेम क्वाइट
gradual, so river slow down and became a fit both the navigation and irrigation। तो जैसे ही नदी मैदानों में आती है तो इस स्लोप काफ़ी जेंटल हो जाता है और उसके कारण से पानी की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण से पानी सीधा नहीं मूव कर पाता, वो एक मिएंडर बनाता हुआ सांप की तरह से आगे बढ़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर नेविगेशन भी किया जा सकता है और यहाँ से पानी को एक कैनाल के रूप में, इरिगेशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। दी रिवर वैन इट ओवरफ्लो इट्स बैंक, जो कभी कभी रेनी सीजन में नदियाँ जो है अपने किनारों को तोड़ देती हैं, तो उसके कारण से पानी जो है आसपास के एरिया में फैल जाता है और वहाँ पर वो फ्लड प्लेन का निर्माण करती है। डिपॉजिट द एलुवियल सेडिमेंट इन दी नियर बाई एरिया दैट इज कॉल्ड खादर। नदी के आसपास के एरिया में नया सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम खादर कहते हैं। विच इट ब्रिंग फ्रॉम द माउंटेन ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर इट विल बी डिपॉजिट। थस देयर आर फेमस फॉर द फ्लड प्लेन। और ये जो फ्लड प्लेन होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है लाइकली राइस, शुगर केन, वीट, ये सब की खेती इसमें की जाती है। विच ऑफन लेवल आर वेरी फर्टाइल व्हेन द कोर्स ऑफ द रिवर लाइज इन द फ्लैट प्लेन irregularity of the ground force the river is swing from one side to another side that making big loops। यानी जब मैदानी भागों में नदी जो है वो प्रवाहित होती है तो बड़े बड़े लूप्स का निर्माण करती है। सच लूप्स आर कॉल्ड मिएंडर्स। इसमें मिएंडर्स बनते हैं और मिएंडर में क्या होगा, यहाँ सामने इरोजन करेगी, जब नदी मुड़ेगी तो फिर इरोजन करेगी, और कभी कभी नदी जो इतना ज़्यादा इरोजन कर देती है कि सीधा रास्ता अडॉप्ट कर लेती है, तो जो साइड में जो लेक्स है वो बच जाती है, जिनको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। एज द रिवर एज्यूम ए यूजफुल पोस्चर ड्यूरिंग दिस स्टेज मैनी टाउन्स ग्रो अप नियर इट्स बैंक। और मैदानी एरिया में इनके नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, लाइकली यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पर है। तो इस प्रकार या ये जो है सोर्स ऑफ वाटर होती हैं, और ये जो इसका नियर बाई का जो एरिया होता है वो फ्लड प्लेन के रूप में काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसके कारण से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। तो इस कारण से मैदानी एरिया में जनसंख्या काफ़ी, पॉपुलेशन काफ़ी अधिक होती है और बड़े बड़े शहर होते हैं। देन आता है दी लो कोर्स, लोअर कोर्स। लोअर कोर्स का मतलब होता है जब और ज़्यादा स्लोप जेंटल हो जाता है, तो उस स्टेज के अंदर जो रिवर्स हैं, हालांकि ये जो मिडल स्टेज था ना, इसके अंदर कुछ और भी, जैसे इसमें क्या क्या लैंडस्केप बनेंगे, एक तो मिएंडर्स बनेंगे, एक ऑक्सबो लेक बनेगी, इसके अलावा नेचुरल लीव्स होंगे, एंड देन फ्लड प्लेन होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये मेन होते हैं। इन दिस स्टेज, लास्ट स्टेज, द रिवर बिफोर इट्स मर्ज इनटू द सी, नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले वो वाली जो स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं लोअर स्टेज। इट्स स्पीड नाउ स्लो डाउन एंड इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर इट टू कैरी द सेडिमेंट। और पानी की स्पीड इतनी धीमी हो जाती कि अपने साथ सेडिमेंट को आगे नहीं ले जाती। सो द डिपोजिशन प्रोसेस बिगिन विद रैपिड स्पीड। तो नदी के साथ आया गया जो सिल्ट होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। द लेवल ऑफ बेड राइज, नदी का जो घाटी होती है या तलहटी होती है वो सेडिमेंट से भर जाती है। एंड द रिवर गेट डिवाइड इनटू मैनी चैनल्स, और नदी जो है वो कई हिस्सों में बट जाती है, यानी नदी जो है वो सीधी नहीं चल पाती, उसके बीच बीच में सेडिमेंट का डिपोजिशन होता रहता है और वो नदी वो पार्टीशन में बटती चली जाती है। कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये जो है उसकी वितरिकाएँ कहलाएंगी। बिफोर इट फॉल इनटू द सी, और नदी समुद्र में मिलने से पहले वो वितरिकाओं में बट जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इनके बीच में सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, और ये एक प्रकार की काफ़ी बड़ी ट्रायंगुलर शेप की लैंडस्केप बन जाता है, जिसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा एक्चुअल में जो एक मेडिट्रेनियन सी है, जिसके साउथ में अफ्रीका है, इधर नॉर्थ की ओर यूरोप है। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है टर्की। यहाँ के एक विद्वान थे जिसका नाम था हेरोडोटस। वो एक बार
एनिशियंट टाइम में मेडिटेरेनियन सी से यात्रा वोवेज करके अफ्रीका पहुँचे थे, इजिप्ट में जब वे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने नाइल रिवर के जो लैंडस्केप था, डिपोजिशन लैंडस्केप, उसको देखा था। और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो लैंडस्केप है जिसकी आकृति ट्रेंगल जैसी है, ये तो हमारी जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो डेल्टा की तरह से है। तो तब से लेके इस प्रकार के जो रिवर डिपोजिशन है उन सबको डेल्टा कहा जाने लगा। तो ये डेल्टा का निर्माण करती विच कंटेन डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल, और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती हैं वो राइस और जूट की खेती होती है, पटसन की खेती होती है। जैसे लाइकली सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल इंडिया में है। तो ये डेल्टा जो है ऐसे बहुत सारी रिवर डेल्टा बनाती, लाइकली इंडिया में ओडिशा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा डेल्टा और तमिलनाडु में कावेरी रिवर डेल्टा। तो ये डेल्टा भारत में फेमस हैं। ऐसे ही नाइल रिवर डेल्टा, यांग टीसी क्यांग का डेल्टा चाइना में, और मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर का डेल्टा अमेरिका में फेमस डेल्टा हैं। तो ये थे आपका रिवर से रिलेटेड जो कार्य हैं वो। हालांकि इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में हम इसमें सीख सकते हैं जो +1 में टॉपिक आते हैं, और मैंने उनसे रिलेटेड पहले ही कुछ रिवर के वर्क, ग्लेशियर के वर्क, वो सारी पहले से ही वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। मैं उनका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप विद पिक्चर वहाँ से इसको और ज़्यादा डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक साथ के साथ कर लेते हैं। देन आता है ग्लेशियर, जो माउंटेन ग्लेशियर है और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लेशियर क्या होता है, हिम की नदी, जो ऊंचे हिली एरिया होते हैं उसमें स्नो कैप जो होती हैं उनसे वैली की ओर धीरे धीरे आइस जो है वो मूव डाउन करती रहती है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। अब ग्लेशियर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज माउंटेन, अनदर वन इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर वे होते हैं जो ऊंचे माउंटेन रीजन में मिलते हैं, लाइकली हिमालय, रॉकीज, एंडीज एक्सेट्रा। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर वे होते हैं जो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पर होते हैं, लाइकली आर्कटिक रीजन में, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, इन रीजन में जो बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के क्षेत्र हैं वहाँ उनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं माउंटेन ग्लेशियर। दे मूव डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप अलोंग द वैली, दे मूव स्लोली एज देयर मूवमेंट इज रेटर्ड बाय द वैली फ्लोर। जो जब ये ग्लेशियर नीचे की ओर आते हैं तो ये अपनी वैली को घिस देते हैं धीरे धीरे। दे मेल्ट अवे अलोंग देयर एज, और किनारों पर ये टेम्परेचर राइज करने से जब वैली में काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर ये किनारों से पिघलना शुरू हो जाता है ग्लेशियर, और वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण से रिवर ओरिजिनेट करती हैं। लाइकली गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड से। इसी प्रकार से ये सब माउंटेन ग्लेशियर के रूप में आप इसको कह सकते हैं। माउंटेन मूवमेंट ऑफ द माउंटेन ग्लेशियर आल्सो इरोड वी शेप वैली इनटू यू शेप वैली। ग्लेशियर जो है वो हमेशा यू शेप वैली का निर्माण करते हैं। देन आता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर वे ग्लेशियर होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं और स्लोअर मूवमेंट उनकी होती है, और वो एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल रीजन पर 1000 ऑफ किलोमीटर तक स्नो कवर होती है। दे ऑक्यूपाई ए लार्ज एरिया एक्सीडिंग द 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। दे आर थिक आइस शीट कवरिंग द एंटायर लैंड सरफेस। और इसमें काफ़ी मोटी जो बर्फ़ की लेयर होती है जो बहुत बड़े लैंड सरफेस को कवर कर लेती है। इनको पोलर ग्लेशियर भी हम कह सकते हैं। ये ज़्यादातर पोलर रीजन में होते हैं, यानी जो हमारी अर्थ है इसके आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका रीजन यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आसपास कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मिलते हैं। तो ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ब्रेकिंग ऑफ द रॉक इन च्यूट ऑफ इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड weathering. U-shaped valley are formed by glacier. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं
जो जिस पे हवा जो है उसको इरोड करती रहती है और आगे की ओर उसको डिपोजिशन करती रहती है, जिसके कारण से सैंड ड्यून्स आगे की ओर मूव करते चले जाते हैं डेजर्ट के अंदर। तो ये बनते हैं विंड्स के द्वारा। लाइकली भारत में थार डेजर्ट के जैसलमेर में एक विलेज है जिसको हम सम विलेज कहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं, खासकर थार डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो इसमें आप यहाँ से कुछ की पॉइंट भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंतर्गत अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवेलांच आदि का अध्ययन करेंगे। तो उसको हम आगे अध्ययन करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे आप लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक यदि आपको किसी कारण से अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है तो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपको कोई ना कोई टॉपिक रिपीट किया जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।